So I'm here with your next topic from solution. Though this topic is something I should have done a bit earlier, but I don't know why. But I feel like I probably had forgotten about it. So today's topic is about एजियोट्रॉप्स. तो एजियोट्रॉप्स की बात कर रहा हूँ मैं, और ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और डेफिनेटली इसीलिए ये आसान भी लगेगा. अब ये एजियोट्रॉप्स के बारे में पहले मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ. एजियोट्रॉप्स आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन. पहली बात, एजियोट्रॉप्स आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट. और इसके दो टाइप्स आएंगे. वन इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अदर इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. पर आज के लेक्चर में देखते हैं शुरू से, और जहां तक हो सकता है इसको करते हैं, एजियोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं. अब एजियोट्रॉप्स है क्या, इसके बारे में कुछ 5-6 बातें आपको बहुत सिंपल और स्ट्रेट वे में समझाऊंगा. तो देखते हैं कि ये एजियोट्रॉप्स क्या है. सो लाइक आई सेड कि जो हमारा टॉपिक है वो है एजियोट्रॉप्स, राइट. एजियोट्रॉप है क्या, देखो इसके बारे में सबसे पहली बात, देखो एक एक करके कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये है कि ये एक बाइनरी मिक्सचर है. पहली बात क्या है, ये एक बाइनरी मिक्सचर है. बाइनरी मिक्सचर का मतलब क्या है कि ये एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर बना है. व्हाट दैट मीन, इट कंसिस्ट ऑफ वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट. कोई तीसरा मेंबर इसमें नहीं होगा, यानी ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा. दूसरी बात जो एजियोट्रॉप्स के बारे में है और सिंपल है कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है. यानी कि जो यहाँ पे सॉल्यूट है, जो आपका सॉल्यूट है वो भी लिक्विड होगा, वो भी क्या होगा, लिक्विड. और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड होगा. द सॉल्वेंट इज ऑल्सो अ लिक्विड. सॉल्वेंट इज ऑल्सो अ लिक्विड. तो पहली बात कि एजियोट्रॉप्स बाइनरी मिक्सचर है, यानी दो कंपोनेंट से मिलकर बना है. दूसरी बात कि यहां पे दोनों कंपोनेंट क्या है, लिक्विड फॉर्म में. तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि इनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है. दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. अब ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, देखो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब है कि द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दे बोथ आर इन अ फिक्स्ड अमाउंट. ऐसा नहीं कि आपने कितने भी अमाउंट में सॉल्यूट और कितने भी अमाउंट में सॉल्वेंट ले लिया और वो बन जाएगा एजियोट्रॉप्स. ऐसा नहीं है. व्हाट दैट मीन कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट and concentration of solvent are fixed. क्या मतलब है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी दो लिक्विड जो हमने लिया है वो आप एक सर्टेन अमाउंट में लेकर के ही बना सकते हो. सो दैट्स व्हाई द कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड. अब क्योंकि कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है तो इसका मतलब ये होगा, फोर्थ जो कि इससे निकल कर बाहर आता है, कि दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर. द सॉल्यूशन बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट. चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट. ऐसा नहीं है कि किसी भी टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, राइट. ये एक फिक्स टेम्परेचर पे ही बॉइल करेगा. कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट. in both for both components, यानी दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करने लगता है. ये इसकी खासियत है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है. अब इसकी वजह से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बाहर निकल कर आता है वो ये है कि क्योंकि ये दोनों जो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो क्या वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हो पाएंगे? नहीं होंगे. तो नॉट पॉसिबल to separate the constituents
कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये जिन चीजों से मिलकर बन रहा है उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप अलग नहीं कर पाओ. सो नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट. ओके, अब अगले इंफॉर्मेशन पे आते हैं कि आखिर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है. देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपको ना मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं, फिर हम आकर के इस पे बात करें कि ये है क्या. देखो, मान लेते हैं कि ये कोई एक कंटेनर है, राइट. ये कंटेनर है और आपने इस कंटेनर में ए एक सॉल्वेंट है और बी एक सॉल्यूट है. ये हमारा सॉल्यूट है, जैसा कि यूजुअली मैं लेता हूं. बी सॉल्यूट है और ए क्या है, सॉल्वेंट है. ये हमारा सॉल्वेंट है, राइट. ये सॉल्वेंट है. तो अब करना क्या है, सपोज आप इसको हीट करते हो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है, एक खास तरह से डिजाइन किया गया एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है और ये उन लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम का डिफरेंस होता है. तो मान लेते हैं कि ये जो ए और बी है, चलो बी इसको हम एग्जैक्टली इसको हम मान लेते हैं कि ये इथेनॉल है. ये वाटर हो गया सॉल्वेंट हमारा, और ये हमारा मान लेते हैं कि इथेनॉल है, C2H5OH. तो इथेनॉल और वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं. तो अब होता क्या है, जैसे ही आप इसको हीट करते हो तो ये हीट करने के बाद दोनों ही जस्ट सेकेंड. ओके, तो हीट करने के बाद क्या होता है, दोनों के वेपर एक साथ बनते हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. लेकिन जब ये कंडेंसर, अब यहां पे क्या है, यहां पर एक कंडेंसर लगा हुआ, मान लेते हैं कि ये आपका कंडेंसर है. मैं ये कंडेंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूं. तो ये कंडेंसर है आपका, ये कंडेंसर है और इस कंडेंसर से होता हुआ फाइनली आपने एक कंटेनर है जिसमें आप लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करते हो, राइट. तो अब होता क्या है कि ये कंडेंसर मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वेपर को ठंडा करके लिक्विड में लेके आता है. तो अब आपको शायद पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन. H2O के लिए क्या है, 373. और इथेनॉल C2H5OH ये अराउंड 353 केल्विन होता है. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे क्या होगा, पहले तो इथेनॉल का वेपर बनकर बाहर आएगा, बट साथ साथ टेम्परेचर अगर थोड़ा एक्सीड करेगा तो वाटर भी आएगा. तो होता क्या है कि क्योंकि वाटर का जो वेपर है वो बाद में बन रहा है, तो पहले ये इथेनॉल यहां बन करके, यानी इथेनॉल इस कंडेंसर से होता हुआ यहां पर आ जाएगा. ये आपको क्या मिल जाएगा, ये इथेनॉल बन जाएगा. ये आपको इथेनॉल मिलेगा, इथेनॉल. पर इस काम को प्रोमोट करता है वाटर के वेपर्स भी, क्योंकि वाटर का वेपर क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कंडेंसेशन पॉइंट भी स्लाइटली हाई होगा, तो वो जो हीट प्रोड्यूस होता है इथेनॉल के कूलिंग के दौरान, वो हीट वाटर को वेपर के फॉर्म में मेंटेन करने में हेल्प करता है. और इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस. चलो एक बार दोबारा से देखते हैं. मान लेते हैं कि हमारे कंटेनर में वाटर और इथेनॉल है. इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है. अब ये एक सिस्टम है जिसमें एक पाइप के जरिए हमने एक कंडेंसर लगा दिया और कंडेंसर को एक कंटेनर जोड़ दिया और इस कंटेनर में हमारा ये लिक्विड जमा होगा. जैसे ही आप हीट करोगे तो पहले इथेनॉल का वेपर निकलेगा और साथ में थोड़ा बहुत वाटर का वेपर भी प्रोड्यूस हो रहा होगा. तो अब क्या होगा, क्योंकि इवेपोरेशन का मतलब आप समझ रहे हो कि इवेपोरेशन क्या है कि लोअर टेम्परेचर पे भी होगा और हायर पे भी होगा. तो इथेनॉल का वेपर जैसे जैसे सिस्टम में आगे जाएगा, कंडेंसर से पास होते समय वो ठंडा होगा, पर किसी भी चीज के ठंडा होने से हीट प्रोड्यूस होता है और वो हीट वाटर को वेपर के फॉर्म में यहां पर मेंटेन करेगा. तो इस तरह सबसे पहले इथेनॉल बाहर आ जाएगा. तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी लिक्विड मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल होता है, ध्यान से देखना, किसी भी लिक्विड मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल होता है जब मोल फ्रैक्शन, यहां पे ध्यान देखना है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज is not equal to मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. अब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को हम y से दिखाते हैं, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज,
वेपर। दोबारा समझना है, किसी भी लिक्विड का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग करना तभी पॉसिबल है जब उसके लिक्विड और वेपर दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी वाटर का भी अलग होगा और इथेनॉल का भी अलग होगा। तो क्योंकि ये अलग अलग है तो ये सेपरेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन in liquid state is equal to mole fraction in vapor state। मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट किसके लिए, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये दोनों पे अप्लाई होगा। यानी XH2O इज इक्वल टू YH2O। अब ये क्या दिखा रहा है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट फॉर वाटर एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज फॉर वाटर, वेपर फेज फॉर वाटर। दूसरा, अगर आप इथेनॉल के बारे में बात करो तो XC2H5OH जो लिक्विड फेज में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा C2H5OH। तो ये कंडीशन जब भी अप्लाई हो रहा होता है कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अगर वेपर और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन अगर इक्वल हो जाएगा, तब ऐसे कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाओगे। यहां पे क्यों अलग हो रहा था इथेनॉल वाटर से, क्योंकि यहां पर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में और मोल फ्रैक्शन वेपर में दोनों अलग अलग है, इक्वल नहीं है। तो ये यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, पर इस केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा। यहां पे क्या मैंने बताया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, शॉर्ट में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज पॉसिबल, लेकिन उस केस में क्या है, पॉसिबल नहीं होगा। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा सुनो क्योंकि डायग्राम मेरा थोड़ा मेसी लग रहा होगा। तो देखो, किसी भी लिक्विड मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना तभी पॉसिबल है जब उन कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट और मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट दोनों इक्वल नहीं होगा। तो मोल तब जाकर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर पाओगे और अलग होगा। लेकिन अगर किसी लिक्विड मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट दोनों इक्वल है, तो वो अलग अलग क्या होगा, नहीं होगा। तो ये जो एजियोट्रॉप्स है उनके कंपोनेंट क्यों अलग नहीं होते, यानी इथेनॉल और वाटर क्यों नहीं अलग होता, क्योंकि यहां पर इथेनॉल और वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड और वेपर फेज दोनों में ये क्या है, कांस्टेंट होता है। तो अब मैं फाइनली इसको एक एग्जांपल के रूप में लिख देता हूं। एग्जांपल ये है कि 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर। तो जब ये मिक्सचर होता है, यानी इथेनॉल 95% और 5% वाटर, तब ये एक ऐसा कॉम्पोजिशन बन जाता है जब ये एजियोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है। अब आप पूछोगे कि क्या ये मिनिमम बॉइलिंग है या मैक्सिमम है, वो मैं आपको इसके टाइप्स में अलग से बताऊंगा। वैसे ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, यानी ये पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जांपल है। बट मेरी इच्छा है कि एजियोट्रॉप्स के दोनों टाइप्स को मैं आपको एक अलग से छोटे से लेक्चर में समझाऊं। इस लेक्चर में इतना ही मैं चाहता हूं कि आपको समझाऊं, और अगले में आपको इसके टाइप्स के बारे में बात करूं। चलो एक बार क्विक रिकैप देता हूं कि मैंने क्या क्या बताया। देखो, एजियोट्रॉप्स एक बाइनरी मिक्सचर यानी दो कंपोनेंट से बना है। दूसरी बात कि बाइनरी होने के साथ साथ जो कंपोनेंट्स है वो सिर्फ लिक्विड लिए जा सकते हैं। तीसरा कि ये जो लिक्विड मिक्सचर बना रहे हैं वो फिक्स अमाउंट में लेके ही बनता है, ऐसा नहीं कि कितना भी अमाउंट में लेके आप बना सकते हो। चौथी बात कि क्योंकि इनका अमाउंट फिक्स्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या हो गया, सेम हो जाएगा, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। लिक्विड जो सपोज वाटर और इथेनॉल की बात करें तो वाटर और इथेनॉल दोनों का एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा जब बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। और जब क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम हो गया है तो इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसका यह भी मतलब है कि इनका जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में दोनों इक्वल होगा। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है 95% इथेनॉल सॉल्यूशन इन 5% वाटर। राइट, मैंने यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझाने की कोशिश किया था, उसको भी एक बार रिपीट करता हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड है जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की मदद से लिक्विड मिक्सचर को अलग किया जाता है, जहां पर लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 या उससे कम होता है। तो अभी सिस्टम में होता क्या है, जैसे हीट आप करते हो तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर बनकर मोस्टली बाहर निकलेगा, बट एट द सेम टाइम दूसरे का भी वेपर थोड़ी बहुत प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो जिसका कंडेंसेशन पॉइंट लो है वो पहले ठंडा होकर के वेपर बनेगा, पर आप जैसे जानते हो कि ठंडा होते समय हीट रिलीज होगा।
वो हीट दूसरे कंपोनेंट को वेपर में मेंटेन करने में हेल्प करता है, और इस तरीके से इथेनॉल पहले बाहर आ जाएगा और फिर उसके बाद वाटर इसके अंदर ही रह जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो डिफरेंट है, यानी वाटर का लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन और वाटर का वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन अलग है। सिमिलरली इथेनॉल का भी अलग अलग है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहां पॉसिबल है, लेकिन यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी बातें थी एजियोट्रॉप्स के बारे में। अगले लेक्चर में एक छोटे से लेक्चर के जरिए आपको बताऊंगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, राइट। तो टिल देन आई वुड से थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। कल के लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए जहां पे इसके टाइप्स को समझाऊंगा। सो टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।